मैं रामकृष्ण मौर्य, आप देख रहे हैं अखबार भारत। आज दिल्ली के जवाहर भवन में सामाजिक न्याय सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी से माननीय राहुल गांधी जी भी मौजूद रहे और वहाँ डीएमके के प्रतिनिधि भी कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने के लिए पहुँचे और माननीय राजकुमार सैनी जी अपने 104 पार्टियों के साथ बिना किसी शर्त के राहुल गांधी को समर्थन दिया और 104 पार्टियों के जो प्रतिनिधि थे वो भी वहाँ मौजूद रहे और वहाँ पे तमाम मुद्दों पे अपनी अपनी बातें रखी। जिंदाबाद 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 आप सबसे गुजारिश है, आप प्लीज बैठ जाइए। सर है अभी थोड़ा टाइम के लिए, प्लीज बैठ जाइए। समृद्ध भारत फाउंडेशन के ट्रस्टीज, एडवाइजर्स और टीम, बहुजन संचालन से जुड़े ओम जी, यादव जी, शादाब जी, हमारे प्रबुद्ध पैनलिस्ट जो यहाँ बैठे हैं, और भाइयों और बहनों, चुनाव की गर्मी के बावजूद आप यहाँ आए, खास करके राहुल जी, प्लीज जरा अनुशासन रखिए प्लीज। चुनाव की गर्मी के बावजूद ये आप लोग यहाँ आए हैं, वरिष्ठ नेतागण, खास करके राहुल जी, सामाजिक न्याय के प्रति अपनी दृढ़ वैचारिक और नैतिक प्रतिबद्धता के कारण यहाँ है। और इसके लिए मैं और यहाँ सारे उपस्थित देश भर के जो सामाजिक कार्यकर्ता है, एकेडमिक्स, अध्यापक है, जो प्रोफेशनल्स है और नागरिक, आप सबका मनपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। राहुल जी, थैंक यू फॉर कमिंग फॉर दिस प्रोग्राम। ये सम्मेलन आज हम एक ऐतिहासिक क्षण पर आयोजित कर रहे हैं। पिछले 70 सालों में हर सरकार अपना राजधर्म का पालन करते हुए संवैधानिक और संस्थागत मूल्यों को संयम रखा है, उनका पालन किया है और उनको बढ़ाती दी है। इस संकल्प और प्रतिज्ञा के कारण भारत कई ऊंचाई छू रहा है। इसमें 55 साल कांग्रेस पार्टी ने इस देश को सेवा की है, देश की सेवा की है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सम्मेलन की जरूरत इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत का संवैधानिक वादा जो हर नागरिक को दिया गया था, that no matter who you are or where you come from, each one of us is guaranteed equitable access to the promise of this nation, ये वादा आज तोड़ दिया गया है। आप सब यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है कि खास करके SC, ST, OBC, अल्पसंख्यकों के लिए जो प्रावधान इस पिछले 70 सालों में इस देश ने लागू किया है वो पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। स्कॉलरशिप्स बंद किए जा रहे हैं, बेरोजगारी ने ऊंचाई छू रहा है, SC, ST, TSP जो फंड है वो आधा हो गया है, अत्याचार 4 गुना बढ़ गए हैं और हमारे खास करके जो बहुजन वर्ग है अधिकार और हक को कुचला जा रहा है। राहुल जी ने जो 2 यात्राएं देश में हर कोने से, हर समुदाय से, हर प्रांत को छुई है और उनके जरूरतों को और आकांक्षाओं को बारीकी से परखा है। कांग्रेस का जो न्याय पत्र है जो आपके वहां बटा गया है, जिसका सामाजिक न्याय का भाग आपको बांटा गया है, राहुल जी ने पूरे देश की बात जो सुनी है, इस बात को ये परखा रही है, इस बात को दर्शाती है। और उसके लिए मैं राहुल जी को आपकी तरफ से और देश की तरफ से कांग्रेस पार्टी का अभिनंदन करता हूं। लेकिन ये सम्मेलन सिर्फ भाषण का नहीं है, आपको यहाँ सुनना नहीं है, ये दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है और सिर्फ राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि हमारे हक और अधिकार के लिए लड़े। एक नैतिक कर्तव्य बनता है कि रोज की रूटीन से हटकर इस वैचारिक लड़ाई में हम शामिल हो। Because what is at stake is not just India's soul, but also a very humanity. यहाँ जो भी प्रगतिशील नागरिक है, जो देशभक्त है, जो लिबरल, डेमोक्रेटिक और सेक्युलर भारत में आस्था रखता है, उन्हें पुरानी आदतों से और प्रतीकात्मक गतिविधियों से को त्यागना होगा।
कब तक हम देश में ये जो आग लगी है इससे बचते रहेंगे? कभी ना कभी इट विल कैच अप विद अस, इट विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग वी होल्ड हियर। इट इज नाउ और नाउ नेवर। इसीलिए हमें एकजुट होकर एक बुलंद आवाज में राहुल जी का, खड़गे जी का और मंच पे बैठे जो वरिष्ठ नेता है उनको, उनका साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना होगा। Before I invite Kancha sir to say 2 words, I do want to say this. Starting a battle for social justice manifesto, a game changer of Indian history. From 1950 to general election to 2024 general election, it was Congress which has given a methodology of putting manifestos before the country. No other party earlier had this idea in a very backward India by then. But when Congress was ruling this country for 1 lakh rupees transfer from budget to every poor woman in this country. Imagine the revolutionary potential of that. जी और सम्मानित मंच, दस्तूर तो ये है कि हम मंच का स्वागत करें। राहुल जी, आज आपकी ओर से मैं यहाँ मौजूद लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं, अधिकांश लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं थे। बहुत सारे लोगों ने पिछले चुनावों में शायद वोट भी हमको नहीं दिया, लेकिन आज वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्यों चलना चाहते हैं? क्योंकि वो संविधान को बचाना चाहते हैं। तो जानते हैं कि संविधान खतरे में है, और वो ये भी जानते हैं कि संविधान कांग्रेस पार्टी की विरासत है। ये संविधान जिसका बीज कराची के कांग्रेस अधिवेशन में पड़ा था, जब युवा नेता जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, महात्मा गांधी की गाइडेंस में उन्होंने पहली बार कहा था कि सदियों से देश में जाति धर्म के भेदभाव का जो संघर्ष चल रहा है वो अब खत्म होगा, आजाद भारत में सब लोग बराबर होंगे। ये गारंटी कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में 1931 में दी गई थी। और साथ ही ये भी कहा था कि इस गारंटी को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति के पास वोट का अधिकार होगा, जो उस वक्त तक दुनिया में कहीं भी नहीं था। कांग्रेस पहली पार्टी थी दुनिया में जिसने बिना शर्त के बहुसंख्यक लोगों को, SC, ST, OBC के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, अमीर को, गरीब को वोट इसलिए दिया था कि बराबरी के हक को बचाकर रख सके। और 2 बातें और दी थी, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और प्रोटेस्ट करने का अधिकार, क्योंकि ये एक बुके है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट का अधिकार, वोट की आजादी। और जब संविधान बना 20 साल बाद, 19 साल बाद, तो एक और अधिकार दिया, आरक्षण का अधिकार, ताकि बराबरी की गारंटी को जमीन पे उतारा जा सके। ठीक उसी वक्त आरएसएस भी डेवलप हो रही थी। 31 में हमारा मैनिफेस्टो आया, कराची रेजोल्यूशन, और आरएसएस भी बन गई थी 25 में। लेकिन आजादी के दौरान आरएसएस का एक वक्तव्य, हिंदू महासभा का एक स्पीच, कोई एक पैराग्राफ, कोई एक प्रेस ब्रीफिंग नहीं है जो बराबरी की बात करती हो, कोई एक वक्तव्य नहीं है जो आजादी की, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता हो, कोई एक वक्तव्य नहीं है जो सबको वोट के अधिकार की बात करता हो, कोई एक वक्तव्य नहीं है जो प्रोटेस्ट के अधिकार को देने की बात करता हो। इसलिए हैरानी की बात नहीं कि आज जब वो सत्ता में आए हैं तो इन सब चीजों के खिलाफ खड़े हैं। उस वक्त भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो। तो मैं शुरुआत एक कहानी से करना चाहता हूं, जिसने ये जो ओबीसी, दलित, आदिवासी की पॉलिटिक्स है,
उस डायरेक्शन में, उसको समझने में मेरी थोड़ी मदद की। एक दिन 10-15 साल पहले मैंने एक अखबार में छोटी सी न्यूज़ देखी कि हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर फ्रांस में जाकर अपने कपड़े फैशन शो कर रही थी। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि फ्रांस फैशन की राजधानी मानी जाती है। फ्रांस के डिजाइनर अपने आप को दुनिया के सबसे टॉप फैशन डिजाइनर मानते हैं। तो मैंने कहा देखो बड़ी अच्छी बात है, हिंदुस्तान की एक फैशन डिजाइनर पहली बार फ्रांस के पेरिस में जाकर अपने कपड़े दिखा रही है। 2-3 दिन बाद उसी अखबार में मैंने एक आर्टिकल देखा कि फ्रांस के डिजाइनर्स ने हिंदुस्तान के जो डिजाइनर थी उसका मजाक उड़ाया कि देखो इसको तो डिजाइन ही नहीं आती। तो अब मेरे 2-3 फैशन डिजाइनर दोस्त हैं जो फ्रांस में, इटली में फेमस फैशन डिजाइनर्स हैं। तो मैंने फोन उठा के मैंने एक फैशन डिजाइनर को फोन लगाया जो मेरा दोस्त है। मैंने उससे कहा देखो तुम लोग क्या कर रहे हो? तो कहता है क्या? मैंने कहा हिंदुस्तान से एक लड़की आती है, पहली बार आती है, अपने कपड़े दिखाती है, फैशन दिखाती है, और आप लोग डर गए तो आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हो कि आपको अच्छा नहीं लगा कि इंडिया की एक औरत आपके सामने आकर जो आप काम करते हो उससे अच्छा काम कर रही। नहीं, ताली मत बजाइए, अभी कहानी पूरी नहीं हुई। तो वो मुझे कहता है देखो तुम लोग सुपर पावर की बात करते रहते हो, मगर ऐसे तुम लोग सुपर पावर कभी नहीं बनोगे। और अगर तुम सचमुच बात समझना चाहते हो तो मैं समझा देता हूं, मगर तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी बात। मेरा दोस्त है। मैंने कहा देखो बात यह है कि हिंदुस्तान से लड़की आई है, तुम लोग घबरा गए हो, तो ऐसे उल्टे सीधे बहाने मत करना। कहता है नहीं मैं समझाता हूं तुम्हें। मुझे कहता है राहुल, मुझे फैशन डिजाइनर कहा जाता है, हम सबको फैशन डिजाइनर कहा जाता है, मगर हम फैशन डिजाइनर नहीं हैं, हम दर्जी हैं। फैशन डिजाइनर सिर्फ नाम दिया गया है, हम हैं दर्जी। और आप दर्जी से बात कर रहे हो। आपने मुझे कोई भी कपड़ा दे दिया, मैं उस कपड़े को समझ जाता हूं, छूते ही मुझे कपड़े के बारे में पूरा सब पता लग जाता है। कैसे गिरेगा, कैसे काटा जाएगा, किस पर किस प्रकार लगाया जाएगा, मैं सब जानता हूं, मैं कारीगर हूं। आपने जो औरत भेजी वो कपड़े को नहीं समझती है। वो जो ड्रेस वो दिखा रही थी वो उसने नहीं बनाया है,
उसके बैक ऑफिस में एक दर्जी बैठा हुआ है जो कपड़े को समझता है। आपने यहां एक दलाल भेजा है, एक दलाल भेजी है, आप उस दर्जी को भेज दो, हम ताली बजाएंगे। मैं हैरान हूं। उसने कहा कि देखिए, आप सुपर पावर की बात कर रहे हो और जो आपके देश को बनाता है, चाहे वो नाई हो, चाहे वो दर्जी हो, चाहे वो बढ़ई हो, मेटल वर्क्स का काम करता हो, इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको आप छुपा के बंद कमरे में रखते हो। और ये औरत जिसको आपने भेजा है, इसको कपड़ा तो समझ नहीं आता, क्यों हम इसकी तारीफ करें? बहुत गहरी बात बोली। और उसके बाद मैं सोचने लगा, फिर मीडिया में मेरे बारे में कहते थे कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, नॉन सीरियस है। आपने देखा होगा मीडिया में 24 घंटा नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस, नॉन सीरियस। जमीन अधिग्रहण बिल नॉन सीरियस, न्यामगिरी नॉन सीरियस, भट्टा परसोल नॉन सीरियस, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, विराट कोहली सीरियस। मतलब हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में मान लीजिए ये कमरा है, इसमें 1000 लोग बैठे हैं। 1000 लोग में से आप यहां पे 20 लोगों को हेडफोन दे दीजिए और माइक्रोफोन दे दीजिए, और वो 20 लोग 24 घंटा चर्चा कर रहे हैं, और 990 लोग यहां बैठे हुए हैं। उनकी ना कोई बात सुनता है, ना उनके पास लाउड स्पीकर, ना उनके पास माइक्रोफोन, हेडफोन। वो देखते रह जाते हैं, और जब भी कोई 90% की बात करता है तो वो नॉन सीरियस हो जाता है। तो मैंने शुरू किया, मैंने कहा देखता हूं ये जो लोग कह रहे हैं नॉन सीरियस, इनकी कंपनीज में इनके स्टेक होल्डर्स कौन है? इनके जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में। एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। सारी की सारी कंपनियों के लिस्ट में 90% से एक मालिक है नहीं। तो लाउड स्पीकर आपके हाथ में ही नहीं है, और अगर लाउड स्पीकर आपके हाथ में नहीं है तो जो भी आप बोलोगे वो नॉन सीरियस। मैंने अगर इनके हाथ में लाउड स्पीकर दे रखा है, मतलब फुल पावर वाला लाउड स्पीकर, तो बाकी सब बोले ना बोले वो तो नॉन सीरियस ही होगा। वो सीरियस तो वही है जिनके हाथ में लाउड स्पीकर है। तो मीडिया में आपका कोई नहीं, और मीडिया को किसका पैसा जाता है? जीएसटी का पैसा जाता है, सरकारें पैसा देती हैं। हर स्टेट की सरकार, दिल्ली की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है, हिंदुस्तान की सरकार हजारों करोड़ रुपए देती है। किसका पैसा है ये? जीएसटी से आता है, ये 90% का पैसा है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया अगर 90% का पैसा है तो 1-2 लाउड स्पीकर तो पकड़ा दो।
उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मीडिया में कोई नहीं तो जुडिशरी को देखते हैं। 650 हाईकोर्ट जजेस हैं, 90% आबादी के पास 650 में से 100, और वो भी छोटे छोटे। और जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में पहुंचोगे खत्म। चलिए बड़ी बड़ी कंपनियों को देखते हैं। 200 सबसे बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान में, उनके मालिकों की लिस्ट निकालो। 16 लाख करोड़ रुपए, 16 लाख करोड़ रुपए उन 200 में से 25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिया है। 16 लाख करोड़ रुपए, मतलब अगर आप 25 बार किसान कर्जा माफ करो, हिंदुस्तान का किसान का कर्जा 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 25 लोगों को दिया है। 200 में से एक ओबीसी नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। उनकी सीनियर मैनेजमेंट में एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं, एक ओबीसी नहीं। तो जहां भी देखो, मीडिया में देखो, प्राइवेट अस्पतालों को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, जुडिशियल सिस्टम को देखो, जहां भी देखो कोई है नहीं वहां पे। 90% का कोई है नहीं। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अब मैंने ये भी नहीं कहा, आज तक मैंने ये भी नहीं कहा कि हम कोई एक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि देखिए, ये पता लगाते हैं कि कितना अन्याय हो रहा है। इसका तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं। सारे के सारे जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। अपना खून पसीना दिया, मगर उनकी कोई बात ही नहीं करता है। तो जो आपकी हिस्ट्री,
जो आपकी हिस्ट्री है, जिसको मिटाया गया है, जिसको मिटाया गया है, उसको रिवाइव करना है। आजादी की लड़ाई में मैं आपसे पूछता हूं, आजादी की लड़ाई में आपका क्या रोल था? क्या रोल था आपका आजादी की लड़ाई में? सेंट्रल रोल था आपका आजादी की लड़ाई में। आजादी की लड़ाई पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, इन सब ने लड़ी, मगर कोई मेंशन ही नहीं। माइनॉरिटी भी। तो मेरा कहना है कि जब तक हम आपकी हिस्ट्री को रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक आपकी एक बार फिर जड़ नहीं लगेगी, हिस्टोरिकल जड़ नहीं लगेगी, तब तक ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। मगर ये एक बात समझ लीजिए कि जो मैंने आपसे पहले कहा, ये मेरे लिए राजनीति नहीं है, ये मेरे लिए लाइफ मिशन को छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। और मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जो कांचा जी ने कहा, आप लिख लो, आप लिख लो, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। और जितना इसको रोका गया, उतनी तेजी से, उतनी फोर्स से ये वापस आया। क्योंकि हिंदुस्तान के 90% लोगों को यह बात समझ आ गई है। भूल गया, बड़ी पूजा हुई, नरेंद्र मोदी बैठे, मगर हमारा एक आदमी उसमें नहीं दिखा। दलित, आदिवासी, ये तो कह रहे हैं आदिवासी राष्ट्रपति है हिंदुस्तान में। मतलब ये कौन सी भागीदारी है? हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है, नया पार्लियामेंट बन रहा है, हेड ऑफ स्टेट का काम उस पार्लियामेंट को खोलने का है, हेड ऑफ स्टेट को परे कर दिया। तो लोगों को ये बात समझ आ रही है। राम मंदिर में भी बिल्कुल यही हुआ। तो देश को ये समझ आ रहा है, 90% को समझ आ रहा है, और इसको हमें आगे ले जाना है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनकी मदद नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भैया अगर उनका 100 रुपए, उनके 100 रुपए की मदद हो रही है तो इनकी भी 100 रुपए की कर दो ना। अगर आप उनका कर्जा माफ कर रहे हो, उनका आपने 16 लाख करोड़ कर दिया, और हिंदुस्तान के किसान का आपने 50 रुपए भी नहीं किया। ओबीसी स्टूडेंट्स हैं, आदिवासी स्टूडेंट्स हैं, दलित माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, उनका आपने कितना माफ किया? क्रांतिकारी काम करते हैं। आजादी, कॉन्स्टिट्यूशन, हरी क्रांति, सफेद क्रांति, बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, ये कांग्रेस का अब नया क्रांतिकारी मिशन है। धन्यवाद। And off the dais, press and media, Rahul Gandhi ji, your elder brother, Mr. M.K. Stalin, wanted to convey his greetings for organizing this program and wanted me to read a message in this occasion. The message is, as we convene today, it is imperative to acknowledge Tamil Nadu's private role in championing social justice within India.
The legacy of the Justice Party government dating back to 1921 stands as a beacon of social justice with the introduction of the reservations for the underprivileged through the communal geo. Post-independence, amidst threats to the reservation system, the resolute protest by the Dravidian movement, famously known as the happenings in Madras, characterized the first amendment of our constitution. The amended solidified affirmative action ensuring the continued upliftment of marginalized communities. Currently, Tamil Nadu proudly boasts 69% of OBCs, SCs, STs, surpassing the arbitrary 50% limit. Notably, recent strides include a groundbreaking 7.5% reservation in professional courses for students from government schools, alongside full financial support for those admitted under this quota. Moreover, the Tamil Nadu Legislative Assembly has recently passed a resolution urging Union government to extend reservation to scheduled caste members who have converted to Christianity. It hardens me to observe that many of the DMK principles echo within the Congress election manifesto for the 2024 parliamentary elections. I earnestly hope that our forthcoming government will earnestly fulfill its pledges to uplift OBCs, SC and ST. Yours sincerely, Mr. M.K. Stalin, your elder brother. Thank you, sir. करता हूं उनके दो शब्द कहने के लिए। मित्रों, मैंने आपका समय राहुल जी, मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लिए हैं। वो सभी लोग जो 104 पार्टियां आज कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने के लिए हाथ खड़ा करके जरा एक बार सभी वो लोग जो लोग हमारे साथ जुड़े और पूरे देश के अंदर झंडा बुलंद करके दिखाएंगे, भाई राहुल जी को इंश्योर करते हैं। और ये पूरे देश के ऊपर भी जो लोग हाथ उठा रहे हैं, ये आप एक बार देख लें, ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के आज कांग्रेस पार्टी ने जो एजेंडा लिया है, जो आपने एजेंडा लिया है, कांग्रेस पार्टी तो पहले भी थी, लेकिन जो आपने एजेंडा लिया है, उस एजेंडे के लिए हम आपको सर्वसम्मति से धन्यवाद के साथ साथ समर्थन पहले दे चुके हैं। आपके दिशा निर्देश की इंतजार में है कि जो आपके दिशा निर्देश होंगे उसके लिए हम आपके और आपके मिशन के साथ जुड़ करके कंधे से कंधा मिला करके इस देश में इस पाखंडी सरकार को हटाएंगे और देश के अंदर न्याय, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कायम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भाई राहुल जी का और पूरी टीम का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।